brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। התמיכה שלי בעם ישראל, הזכות של ישראל לעמוד על עצמה, וכמובן התוכנית שלי להעביר את השגרירות למערב ירושלים. ये थे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिले, जो इजराइल के विदेश मंत्री को बता रहे थे हम अपना दूतावास वेस्ट जेरूसलम में शिफ्ट करना चाहते हैं। इजराइल ने इस पर खुशी जाहिर की और मिले को महत्तम नेताओं में से एक बताकर संबोधित किया। अगर अर्जेंटीना अपने प्लान पर कायम रहा तो ये जेरूसलम में 6वां दूतावास होगा। इजराइल में तकरीबन 100 देशों के दूतावास हैं। इनमें से सिर्फ अमेरिका, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, होंडुरास और पापुआ न्यू गिनी के दफ्तर जेरूसलम में है। बाकी देश तेल अवीव से ऑपरेट करते हैं। इजराइल पूरे जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है, मगर दुनिया के अधिकांश देश इसको मान्यता नहीं देते। जेरूसलम पर फिलिस्तीन का भी दावा है। कहना ये कि जब कभी फिलिस्तीन देश बनेगा, जेरूसलम उसकी राजधानी होगी। इसलिए वे जेरूसलम में विदेशी दूतावास की मुखालफत करते रहे हैं। 2018 में जब अमेरिका ने अपना दूतावास शिफ्ट किया था, तब इसका भारी विरोध हुआ था। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी, तब उसकी खूब लानत मलानत हुई थी। 2022 में उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अर्जेंटीना के ऐलान को आशंका की नज़र से देखा जा रहा है। हमास ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। मिले को और भी जगहों से आलोचना झेलनी पड़ सकती है। तो आज हम जानेंगे जेरूसलम को लेकर इतना बवाल क्यों होता है, जेरूसलम को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के दावे क्या हैं, और अर्जेंटीना अपना दूतावास जेरूसलम में क्यों बनाना चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज हम बात करेंगे जेरूसलम की। आज के समय में जेरूसलम की 3 मुख्य पहचान है। पहली, ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से है। दूसरी, ये शहर इजराइल फिलिस्तीन विवाद की जड़ में है। और तीसरी, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों इसको अपनी राजधानी बनाने का दावा करते हैं। लेकिन स्थिति यहाँ तक पहुंची कैसे, ये समझने के लिए हमें दाखिल होना होगा इतिहास में। इतिहास क्या कहता है? पुरातत्वविदों का कहना है कि जेरूसलम कम से कम 6000 बरस पहले से अस्तित्व में है। तब इसका नाम कुछ और हुआ करता था। सबसे पुराना ज्ञात नाम जेबूसाइट था। शहर के मौजूदा नाम को लेकर भी मतांतर है। हिब्रू में इसको यरूशलेम, जबकि अरबी में कहते हैं अल-कुद्स। अल-कुद्स का मानी होता है पवित्र। शुरुआती 3000 बरसों तक जेरूसलम में शांति रही। कोई बड़ा युद्ध यहाँ पर नहीं हुआ। फिर 1000 ईसा पूर्व में इजरायली राजा डेविड ने हमला किया, जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाया। फिर बाहरी हमलों से बचाने के लिए शहर की किलेबंदी कर दी। बाद में उनके वंशज किंग सोलोमन ने मंदिर बनवाया। इसे फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। इस तरह जेरूसलम यहूदियों का सबसे पवित्र शहर बन गया। हालांकि कुछ समय बाद ही बेबीलोन के राजा नेबूचदनेस्सार का हमला हुआ। उसने मंदिर तोड़ दिया। बेबीलोन आज के समय में इराक में आता है। बेबीलोन के पतन के बाद पर्शियन साम्राज्य आया। उन्होंने यहूदियों के लिए दूसरा मंदिर बनवाया। जेरूसलम पर कई और शासक आए गए। मसलन 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा किया था। फिर इजिप्ट और सीरिया के शासकों का राज रहा। पहली शताब्दी शुरू होने से पहले फिलिस्तीन रोमन साम्राज्य के नियंत्रण में चला। इसी दौर में जेरूसलम के पास के कस्बे बेतलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ। हालांकि उनके जन्मस्थान को लेकर मतभेद है। कुछ लोग नजरत को भी उनका जन्मस्थान मानते हैं। नजरत आज के समय में इजराइल का एक जिला है। खैर, ईसा मसीह ने आसपास के इलाकों में अपने मत का प्रचार किया। ये रोमन साम्राज्य को नागवार गुजरा। उनके खिलाफ मुकदमा चला। फर्जी और विद्रोही बताकर मौत की सजा उन्हें सुनाई गई। उन्हें जेरूसलम में सूली पर चढ़ा दिया गया। इस तरह जेरूसलम ईसाइयों का सबसे पवित्र शहर बना। फिर आई 7वीं सदी। इस्लाम का उदय हुआ। जल्द ही ये वेस्ट एशिया में तेजी से फैलने लगा। फिलिस्तीन में भी आया। 638 ईस्वी तक ये इलाका इस्लामी खिलाफत के कंट्रोल में आ चुका था। इस्लामी मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से घोड़े पर सवार होकर जन्नत गए थे। 688 से 693 ईस्वी के बीच जेरूसलम में 2 बड़ी मस्जिदें बनी। पहली थी डोम ऑफ द रॉक और दूसरी थी अल अक्सा मस्जिद। इसके आसपास के इलाकों को नाम मिला हरम अल शरीफ। ये इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। ये पूरा इलाका 35 एकड़ का है। इसी को लेकर दुनिया का सबसे हिंसक विवाद चलता है। ये विवाद क्यों है? क्योंकि हरम अल शरीफ पर यहूदियों का भी दावा है। उनका मानना है इसी जगह पर उनके 2 प्राचीन मंदिर बने थे, इसलिए इस पर उनका भी हिस्सा है। इसको टेम्पल माउंट कहते हैं।
खैर 11वीं सदी के अंत तक जेरूसलम खिलाफत के कंट्रोल में रहा। 1095 ईस्वी में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप उर्बान द्वितीय ने धर्मयुद्ध के लिए उकसाया। उस दौर में पोप ईसाई राजाओं से भी ताकतवर होते थे, उनके हुक्म को ना नहीं किया जा सकता था। पोप ने कहा, अगर मुस्लिमों से जंग लड़ोगे तो तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे और जो भी लूटोगे वो तुम्हारा होगा। इस तरह पहला क्रूसेड या धर्मयुद्ध शुरू हुआ। 1099 में जेरूसलम क्रूसेडर्स के कब्जे में था। 1187 में मुस्लिम सुल्तान सलादीन ने शहर को वापस जीत लिया। उन्होंने ईसाइयों को बाहर निकलने की इजाजत दी, जो कि उन्हें प्रोटेक्शन मिला। अगली 3 शताब्दियों तक जेरूसलम पर ममलूक वंश का शासन रहा। फिर 1517 में ऑटोमन साम्राज्य आया। उनका राज्य 1917 तक चला, पहले विश्व युद्ध में हार तक। 1917 में ब्रिटिश फौज ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। उसी बरस ब्रिटेन के विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोन ने ब्रिटिश यहूदी उद्योगपति लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को एक चिट्ठी लिखी। इसमें 67 शब्दों में यहूदियों के लिए अलग देश का वादा किया गया था। यही आगे चलकर इजराइल की स्थापना का आधार भी बना। पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। उन्हें इस इलाके का भविष्य तय करना था। जेरूसलम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाया गया। इसी बीच यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ने लगा। सबसे ज्यादा तबाही जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने मचाई। उसने 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों की हत्या कराई। जो बच गए वे जान बचाकर भागे। बड़ी संख्या में लोग फिलिस्तीन आए। जब उनकी संख्या बढ़ी तो अरब मुस्लिम नाराज़ होने लगे। उन्हें लगा हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है। फिर दंगे शुरू हुए। ब्रिटेन के लिए शासन चलाना बेहद मुश्किल होने लगा। आखिरकार वो फिलिस्तीन का मामला यूएन में ले गया। नवंबर 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन के बंटवारे पर मुहर लगा दी। लगभग आधी आधी ज़मीन दोनों को दी। जेरूसलम का कंट्रोल यूएन ने अपने पास रख लिया। फिलिस्तीनी नेताओं और पड़ोस के अरब देशों ने इस बंटवारे को खारिज कर दिया। यहूदियों ने 14 मई 1948 को इजराइल देश की स्थापना की। अगले ही दिन पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। ये लड़ाई 1949 तक चली। इसमें इजराइल ने वेस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। ओल्ड सिटी और ईस्ट जेरूसलम पर जॉर्डन का कंट्रोल हो गया। ओल्ड सिटी में ही हरम अल शरीफ या टेम्पल माउंट है। इस इलाके में तीनों धर्मों के और भी पवित्र स्थल हैं। 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने ईस्ट जेरूसलम को भी हथिया लिया। तब से पूरे जेरूसलम पर उसका कंट्रोल है। 1980 में उसने कानून बनाकर पूरे जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रस्ताव लाकर इसकी निंदा की। कहा इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, उसको अपना फैसला बदलना चाहिए, मगर इजराइल नहीं माना। उसने मुस्लिमों को अल-अक्सा और दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाने की इजाजत तो दी, मगर समय के साथ पाबंदियां बढ़ती गई हैं। इसको लेकर मुस्लिम नाराज रहते हैं। वे धार्मिक पहचान को खत्म करने का आरोप लगाते हैं। जेरूसलम में समय के साथ यहूदियों की आबादी बढ़ी है। हजारों मुस्लिमों को जेरूसलम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक रिपोर्ट कहती है 1918 में जेरूसलम की 4% ज़मीन पर यहूदियों का मालिकाना हक था। 94% ज़मीन मुस्लिमों के पास थी। 1985 तक 84% हक यहूदियों के पास आ चुका था। स्वतंत्र संस्था जेरूसलम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में शहर की आबादी लगभग 8.5 लाख थी। इनमें से 61% यहूदी थे, जबकि 37% अरब। अधिकतर अरब मुस्लिम ईस्ट जेरूसलम में रहते हैं। कई इलाकों में दोनों धर्मों के लोग रहते हैं, मगर दोनों एक दूसरे को शक की निगाहों से देखते हैं। आपने जेरूसलम की कहानी सुन ली, अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। जेरूसलम ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थल है क्योंकि वहां पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यहूदियों के लिए सबसे पवित्र इसलिए है क्योंकि वहां पर उनके 2 सबसे प्राचीन मंदिर थे। दूसरे मंदिर की सिर्फ एक दीवार बची है, इसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं। ये भी टेम्पल माउंट में ही है। मुस्लिमों के लिए अहम इसलिए क्योंकि वे हरम अल शरीफ को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। उनकी मान्यता ये है कि पैगंबर मोहम्मद वहीं से जन्नत गए थे। अभी समझते हैं अभी भी यहाँ पर विवाद क्यों होता है। 3 बड़ी वजहें हैं इसकी। नंबर 1, 1967 में इजराइल ने पूरा जेरूसलम हथिया लिया। तब से पूरा शहर उसी के कंट्रोल में है। 1980 में अपनी राजधानी घोषित कर दिया। इजराइल ने शहर में रहने वाले अरब मुस्लिमों को नागरिकता का अधिकार नहीं दिया है। उन्हें परमानेंट रेजिडेंस कार्ड दिया गया है, जिसे जब चाहे इजराइल छीन सकता है। नंबर 2, 1967 तक गैर मुस्लिमों को हरम अल शरीफ में प्रार्थना करने की इजाजत नहीं थी। इजराइल ने कुछ समय तक यथास्थिति बनाकर रखी, मगर धीरे धीरे यहूदी कट्टरपंथियों ने इसमें सेंध लगानी शुरू की। वे टेम्पल माउंट में घुसने की कोशिश करने लगे। इसने मुस्लिमों को नाराज किया। नतीजतन कई मौकों पर हिंसा भी हुई। सबसे बड़ा उदाहरण 2000 के बरस का है, जब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एरियल शरोन ने टेम्पल माउंट का दौरा किया, जिसके बाद हिंसक प्रोटेस्ट और हमलों की सीरीज शुरू हुई। ये 2005 तक चला। इसको सेकेंड इंतफादा के तौर पर भी जाना जाता है। इंतफादा की कहानी हमने दुनियादारी में विस्तार से बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 3,
फिलिस्तीनियों का मानना है कि जब कभी उनका देश बनेगा ईस्ट जेरूसलम उनकी राजधानी होगी, लेकिन जिस तरह से इजराइल अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है, इसकी गुंजाइश घटती जा रही है। फिलिस्तीनी गुट मानते हैं कि जेरूसलम के बिना उनके देश का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज हम जेरूसलम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, अर्जेंटीना अपना दूतावास जेरूसलम में शिफ्ट करने की तैयारी में है। दूतावास आमतौर पर राजधानी में ही होते हैं। ये विदेश में किसी सरकार का आधिकारिक दफ्तर होता है। ये मेजबान और मेहमान देशों के बीच के संबंधों का प्रतीक भी है। अगर अर्जेंटीना ने अपना दूतावास शिफ्ट किया तो उसे जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देनी होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके खिलाफ है। वे जेरूसलम पर इजराइल के कब्जे को अवैध मानते हैं। कहना यह कि जब तक कुछ फाइनल नहीं हो जाता तब तक यथास्थिति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अर्जेंटीना के फैसले का मतलब क्या है? ये इजराइल के लिए फायदे की बात है। जितने अधिक देश जेरूसलम को उसकी राजधानी मानेंगे, उसका दावा उतना ही मजबूत होगा। इसलिए वो हर विधि अपनाकर देशों को मनाने की कोशिश करता रहा है। 2023 में पापुआ न्यू गिनी ने अपना दूतावास जेरूसलम में बनाया था। तब इजराइल ने उनका 2 बरस तक खर्च उठाने का वादा किया था। इससे पहले उसने अमेरिका को मनाने की लंबी कोशिश की थी। 1989 में उसने $1 की लीज पर जेरूसलम में अमेरिका को ज़मीन आवंटित की, मगर वो ज़मीन खाली पड़ी रही। 1995 में अमेरिकी संसद ने कानून बनाकर इजरायली दूतावास शिफ्ट करने के लिए कहा, मगर किसी भी राष्ट्रपति ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तक चला। ट्रंप ने दिसंबर 2017 में दूतावास शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता भी दी। इस पर भारी हंगामा मचा। अरब देशों ने दबाव बनाने की कोशिश भी की। माहौल भड़कने का अंदेशा भी जताया गया, मगर ट्रंप पीछे नहीं हटे। अब अर्जेंटीना ने जेरूसलम में दिलचस्पी दिखाई है। वहां पिछले बरस ही हावियर मिले राष्ट्रपति बने हैं। मिले को अर्जेंटीना का ट्रंप कहा जाता है। वजह उनकी नीतियां, बड़बोले दावे और क्रेजी कारनामे। मसलन मिले ने चुनावी कैंपेन में ट्रंप की ही तर्ज पर मेक अर्जेंटीना ग्रेट अगेन का नारा दिया था। रैलियों में इलेक्ट्रिक कटर लेकर वो घूमते थे। उनके कुछ बयान तो बेहद अजीबोगरीब थे। मसलन सेंट्रल बैंक को जला देना चाहिए, अबॉर्शन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सेक्स एजुकेशन से परिवार बर्बाद हो जाता है आदि। कई लोग जेरूसलम को लेकर मिले के ऐलान को पॉलिटिकल मिमिक बता रहे हैं। अर्जेंटीना में लगभग 2.5 लाख यहूदी रहते हैं। जानकार कहते हैं ये उन्हें खुश करने की कोशिश भी हो सकती है। इजराइल का चैप्टर यहीं तक। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी ईरान से है। इन दिनों आप एक नाम अक्सर सुनते होंगे, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये ईरान के प्रॉक्सी गुटों से मिलकर बना है। दायरा ईरान से लेकर यमन, इराक, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन तक फैला हुआ है। मसलन यमन में हूती, इराक और सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक, लेबनान में हिजबुल्लाह आदि। ये क्या कर रही हैं? इजराइल, अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को निशाना बना रहे हैं। जैसे रेड सी में मालवाहक जहाज़ों पर हमले हुए। इराक, सीरिया और जॉर्डन में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। इसके चलते ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल पीस संकट में है। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खतरा भी बढ़ रहा है। ये कहानी आपने कई बार सुनी होगी, मगर इसके सूत्रधार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो है ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। कहा जाता है वो परछाई की तरह हर जगह मौजूद होता है, मगर कभी लाइमलाइट में नहीं आता। कानी ईरान की कुद्स फोर्स का कमांडर है। उसने कासिम सुलेमानी की जगह ली थी। सुलेमानी को जनवरी 2020 में अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया था। उस वक्त वो ईरान में नंबर 2 की हैसियत रखता था। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के बाद अमेरिका को लगा था कि सुलेमानी के बाद कुद्स फोर्स की ताकत घट जाएगी, लेकिन कानी ने इसको गलत साबित किया है। उसने कुद्स फोर्स के नेतृत्व में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को लगातार मजबूत बनाया है। इसे पार पाना पश्चिमी देशों के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कुद्स फोर्स की कहानी क्या है? 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की गई। शाह देश और अपनी सुरक्षा के लिए रेगुलर आर्मी पर निर्भर थे। नया निजाम एक ऐसी सेना चाहता था जो क्रांति के प्रति समर्पित हो। इस मकसद से खोमैनी ने IRGC का गठन किया। संविधान में रेगुलर आर्मी के साथ साथ IRGC को भी जगह दी गई। तय हुआ कि रेगुलर आर्मी ईरान के इंटरनेशनल बॉर्डर की रक्षा करेगी, जबकि IRGC घरेलू मामले को देखेगी। कालांतर में ये सिस्टम आपस में नत्थी हो गया। IRGC का दखल बढ़ता गया। उसके पास अपनी थल, जल और वायु सेना की टुकड़ी हो गई। इसके अलावा IRGC देश से बाहर भी ऑपरेशन चलाने लगी थी। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध हुआ। उस दौर में IRGC की 4 यूनिट्स विदेशों में ऑपरेशन चलाती थी। इस्लामिक लिबरेशन मूवमेंट्स यूनिट, रेगुलर वॉरफेयर हेडक्वार्टर्स, लेबनान गार्ड और रमजान हेडक्वार्टर्स। युद्ध के बाद चारों यूनिट्स का कुद्स फोर्स में विलय कर दिया गया। तब से कुद्स फोर्स ईरान से बाहर के खुफिया ऑपरेशंस को लीड करने लगी। कुद्स का अर्थ होता है पवित्र, जैसा हमने पहले भी आपको बताया। इस फोर्स का एक मकसद जेरूसलम को आज़ाद करवा के मुस्लिमों को सौंपना है, इसलिए इसको जेरूसलम फोर्स भी कहा जाता है।
कुल 8 शाखाएं आईआरजीसी की हैं। कुड्स फोर्स के अलावा बाकी की 7 शाखाएं आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के प्रति जवाबदेह हैं। कुड्स फोर्स सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने उनकी प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया उसको लेकर उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। 6 फरवरी को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ट्रंप राष्ट्रपति पद से उतरने के बाद आम नागरिक हैं, इसलिए उन पर क्रिमिनल लॉ लागू होता है। ट्रंप पर राष्ट्रपति कानून का रिजल्ट बदलने की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में उनके ऊपर मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं कि अदालत का फैसला सभी गतिविधियों पर लागू होगा या सिर्फ चुनाव में हेरफेर के आरोप पर। ट्रंप के पास क्या विकल्प है? चाहे तो अपीलीय अदालत में बड़ी बेंच में सुनवाई की मांग कर सकते हैं या 12 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्या ट्रंप के प्रेसिडेंशियल कैंपेन पर इसका कुछ असर पड़ेगा? अभी तक तो नहीं। अगर ट्रंप को किसी मामले में जेल भी होती है फिर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अगर उनका नाम बैलेट से हटाने का फैसला आया तो मुश्किल हो सकती है। इसकी उम्मीद कम है। एक बार वो राष्ट्रपति बन गए फिर उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। सिटिंग प्रेसिडेंट को आपराधिक मुकदमों से छूट मिली हुई है। आज की तीसरी सुर्खी यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और आर्मी चीफ वलेरी ज़ालुझनी का झगड़ा खुले में आ चुका है। इस झगड़े ने लोगों को 2 धड़ों में बांट दिया है। 5 फरवरी को ज़ेलेंस्की ने सरेआम कहा कि वो आर्मी चीफ को बर्खास्त करना चाहते हैं। बोले सिर्फ सेना ही नहीं और भी सेक्टर्स में लीडर बदले जाएंगे। राजधानी कीव के मेयर विताली किचिको ने इसकी आलोचना की है। बोले कई बार राजनीति, राष्ट्रहित और कॉमन सेंस पर भारी पड़ जाती है। जिस वक्त यूक्रेन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है उस वक्त बदलाव का क्या मतलब है? ज़ेलेंस्की और ज़ालुझनी के बीच विवाद की चर्चा अफवाहों तक सीमित थी, अब ये खुलकर सामने आ गई है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को भी लूप में रखा है। उन्हें पहले ही बर्खास्तगी की जानकारी दे दी गई है। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है, सबसे ज़्यादा हथियार और पैसे उसी ने दिए हैं। ज़ेलेंस्की और ज़ालुझनी में तनाव क्यों हुआ? ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की जंग में मिल रही असफलताओं की वजह से नाराज हैं। ज़ालुझनी ने 5 लाख एक्स्ट्रा सैनिकों की मांग भी की थी। ज़ेलेंस्की ने उसको ठुकरा दिया था। इसके अलावा दोनों के बीच निजी मतभेद भी बढ़ रहे हैं। ज़ालुझनी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर और ताकतवर व्यक्ति। इसी बरस यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, मगर मार्शल लॉ के चलते इनको आगे खिसका दिया गया। कहा जा रहा है कि अगर चुनाव हुए तो वलेरी ज़ेलेंस्की को चुनौती दे सकते हैं और उनके जीतने के चांसेस भी हैं। वलेरी ने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा तो नहीं जताई, मगर इसकी संभावना है। इसने ज़ेलेंस्की को चिंता में डाला है। बिना नाम लिए कई बार वो बोल चुके हैं कि मिलिट्री जनरलों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। कौन बन सकता है यूक्रेन का अगला आर्मी चीफ? सबसे आगे किरिलो बुदानोव का नाम चल रहा है। बुदानोव फिलहाल मिलिट्री इंटेलिजेंस को चला रहे हैं। अगस्त 2022 में रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया गया था। रूस ने इसका आरोप बुदानोव पर लगाया था। अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था। फरवरी 2023 में उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाने की चर्चा भी चली थी, मगर तब वो नहीं हो पाया था। देश दुनिया की और भी जरूरी और रोचक खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।